हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम जो त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिभुज चैप्टर में प्रश्नावली 7.1 का चौथा सवाल करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सेंड कर दिए हैं और सर्वांग समता के नियम भी मैंने आपको उस वीडियो में बता दिए थे। तो चौथा सवाल है हमारा, एल और एम दो समांतर रेखाएँ हैं। समांतर रेखाएँ क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था चैप्टर 6 में कि ऐसी दो रेखाएँ जिनको अनंत तक आगे बढ़ाने पर वो दोनों कभी भी नहीं मिले तो वो रेखाएँ क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएँ। तो आपको इस आकृति में L और M दो समांतर रेखाएं दी हुई है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। P और Q भी समांतर रेखाएं हैं जो कि L M समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है A, B, C और D बिंदुओं पर। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के, ये आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। तो सर्वांग समता के हमने जो नियम पढ़े हैं उन 5 नियमों में से कोई भी एक नियम आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दिया है हमें L समांतर है M के और P समांतर है Q के। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा CDA के। लिख दिया हमने। अब हम शुरू करते हैं हमारी उत्पत्ति। सबसे पहले जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है उन्हीं त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है, इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिर्फ समांतर रेखाएं दी हुई है। इसका मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर रेखाओं की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वहाँ दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो वहाँ पर एक Z जैसी आकृति बनती है। Z का मतलब क्या होता है? एकांतर कोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर Z बना रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। इसका मतलब कि कोण 1 और कोण 2 मान लेते हैं। नंबर दे दिया हमने। कोण 1 को हम अगर नहीं नाम दें तो लिखना पड़ेगा BCACAD, तो इसलिए हम इतना बड़ा नहीं लिख के 1 और 2 लिख देंगे। और दूसरी तरफ से इधर भी Z बन रहा है। क्यों? क्योंकि इधर L और M समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर भी ये Z बन रहा है। तो इधर से ये वाला कोण हो जाएगा 3 और इस कोण को हम नाम दे देते हैं 4। तो दो तो बन रहे हैं एकांतर कोण। तो तीसरी चीज़ हमारे पास में क्या होगी? ये जो AC भुजा है वो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो हमारे पास में सर्वांग समता के लिए 3 चीज़ों की जरूरत थी और तीनों चीज़ें हमारे पास में आ गई है। 2 कोण आ गए हैं और एक भुजा आ गई है। तो हम AAS नियम या SASA नियम से इनको सर्वांग सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में त्रिभुज ABC का कोण 1 और त्रिभुज CDA का कोण 2। कोण 1 बराबर कोण 2 है। कारण क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। फिर दोनों कोणों के बीच में भुजा है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे AC बराबर AC। दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन है। और तीसरी चीज, कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्या लिखेंगे इसको भी हम? एकांतर कोण। ठीक है। तो हम कौन सा नियम लगा रहे हैं यहाँ पर? ये तो है कोण, ये है भुजा और ये है कोण। कौन सा नियम लग रहा है? ASA नियम से। तो आप लिखेंगे अतः ASA नियम से या ASA सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDA के। यही सिद्ध करना था हमें, तो आप इसको लिख देंगे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है। इस तरह से आपको आसानी से दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना आना चाहिए। 5वां सवाल है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ये जो रेखा L है एक कोण 1 को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब कि इस कोण 1 के ये जो 2 भाग हो रहे हैं ये दोनों भाग बराबर होंगे। तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है आपको। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, L के ऊपर कोई स्थित बिंदु B है और BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। BP और BQ इन भुजाओं पर लंब है जो कि किसकी भुजाएं हैं? कोण A की भुजाएं हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा AQB के।
त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। और आपको दूसरे भाग में लेना है बी पी बराबर बी क्यू, बी पी और बी क्यू को आपको बराबर भी लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सवाल में जो दिया है वो दिया है, लिख दिया। एल कोण ए को समद्विभाजित करता है, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं दोनों। ये सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी को सर्वांग सम करना है और बी पी बराबर बी क्यू लाना है। सबसे पहले जो दो त्रिभुज है हमारे, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ये जो कोण ए है वो समद्विभाजित हो रहा है, मतलब कि दो बराबर भागों में बट रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2। और कारण क्या है, अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना है, ए पी बी पहले लिखा है, ए पी बी, तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो पहले आपको कोण 2 लिखना पड़ेगा। कोण 2 बराबर है किसके, कोण 1 के। कारण क्या लिखेंगे, एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये तो हो गया एक चीज। 3 चीजें चाहिए, उसमें से एक लिख दिया हमने, 2 बराबर 1। दूसरी चीज 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, कोण ए पी बी बराबर है किसके, ए क्यू बी के, प्रत्येक 90 डिग्री का है। 2 चीजें हो गई। तीसरी बात, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में एक उभयनिष्ठ भुजा है। ये जो ए बी लाइन है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो आप लिखोगे ए बी बराबर ए बी, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 चीज़ें कौन कौन सी आई है, कोण, फिर कोण और तीसरी भुजा। तो नियम कौन सा लगाएंगे हम, AAS नियम। अतः AAS नियम से त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन या परिचय दिया था तब बताया था कि यदि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाए तो उसके संगत भाग, मतलब कि सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो सकती है। और कारण क्या लिखेंगे हम, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या था, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमको सेकंड भाग में जो लाना है BP बराबर BQ, तो BP और BQ अब बराबर आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया है। तो आप लिखोगे क्योंकि त्रिभुज APB सर्वांग सम है किसके, AQB के, इसलिए हम कह सकते हैं BP बराबर है BQ के CPCT से। और BP और BQ बराबर है तो आप लिख सकते हो बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। कोण A की भुजाएं कौन सी है, ये AQ और AP। तो बिंदु B की इन दोनों भुजाओं से दूरियां क्या होंगी, बराबर, क्योंकि BP बराबर BQ है। तो आप लिखोगे लास्ट में, अतः बिंदु B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है, कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है। छठा सवाल है, आकृति में AC बराबर AE, आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भुजा AC, ये AC और AE ये दोनों जिन पे बराबर के निशान लगे हुए हैं दोनों बराबर भुजाएं हैं। और AB बराबर AD, ये भुजा AB और AD ये दोनों भी बराबर है। कोण BAD और EAC, कोण BAD EAC ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि BC बराबर DE, भुजा BC और भुजा DE ये दोनों बराबर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भुजा BC है, इस भुजा BC से जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, ये देख लो आप इसको। भुजा BC से बनने वाला ये त्रिभुज है। और भुजा DE से जो त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ADE। इन दोनों त्रिभुजों में तो यहाँ पर इस भुजा का कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ पर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए आपको बनाना तो है पर समझाने के लिए मिटा रही हूँ मैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है ABC
और एक त्रिभुज है ADE। इन दोनों त्रिभुजों को हमें काम में लेना है। अब सर्वांग सम करने से पहले त्रिभुज ABC में ये पूरा का पूरा कोण आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और त्रिभुज ADE में भी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कोण आ रहा है। इसका मतलब कि जो बीच वाला भाग है वो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाले भाग को इधर भी प्लस कर देंगे, इधर भी प्लस कर देंगे, ताकि पूरा पूरा कोण दोनों में आ जाए। तो आपको दिया हुआ है कि कोण BAD बराबर है कोण EAC के। कोण BAD बराबर है EAC के दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इस DAC को प्लस कर रहे हैं, तो इधर BAD प्लस DAC बराबर होगा EAC प्लस DAC। दोनों साइड में हमने क्या प्लस कर दिया, कोण DAC को। BAD प्लस DAC, BAD और DAC इन दोनों को जोड़ने से क्या बन गया, BAC। कोण BAC बराबर EAC में हमने DAC को जोड़ दिया तो क्या बन गया, EAD। कोण EAD, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि आगे काम आएगा। अब हम सर्वांग सम करने के लिए त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे तभी तो BC और DE मिलेंगे हमें। त्रिभुज ABC और ADE में क्या क्या बराबर है, AB बराबर है किसके, AD के। AB बराबर AD है, और ये हमको दिया गया है सवाल में, AB बराबर AD दिया है, मैं लिख दिया। फिर दोनों भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है, तो कोण को पहले लिखना पड़ेगा। कोण BAC बराबर EAD समीकरण नंबर 1 से। दूसरा कोण हो गया SA, फिर आपस भुजा चाहिए, तो त्रिभुज ABC की भुजा AC किसके बराबर है, AE के। AC बराबर है AE के, और ये भी हमें दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि कौन सा नियम लग रहा है, S फिर कोण फिर S, SAS नियम से। तो आप लिखेंगे SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं, मतलब कि त्रिभुज ABC की भुजा BC और त्रिभुज ADE की भुजा कौन सी हो गई, DE। अतः BC बराबर DE, क्यों, CP/CT से। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है। 7वां सवाल है, AB एक रेखाखंड है, AB रेखाखंड दिया हुआ है आपको, और P इसका मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु P है, इसका मतलब AP बराबर क्या होगा, PB। फिर D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD और ABE बराबर है। D कोण EPA ये वाला कोण और कोण DPB ये दोनों कोण परस्पर बराबर दिए गए हैं। अब हमें सिद्ध करना है पहला भाग, DAP और EBP दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। DAP ये वाला त्रिभुज पूरा, और एक त्रिभुज है अपना ये वाला पूरा, EP और B। हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो सर्वांग सम करने के लिए आप देख सकते हैं DAP इस त्रिभुज में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे कोण की जरूरत पड़ती है, और जब EBP लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा कोण चाहिए। इसका मतलब कि ये जो EPD ये वाला जो भाग है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में त्रिभुजों में आ रहा है। सर्वांग सम करने के लिए हमको इस कोण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या करें, जो आपको दिया हुआ है EPA, जो हमको दिया गया है EPA बराबर है किसके, DPB के, ये हमें दिया गया है। अब हम दोनों पक्षों में जो उभयनिष्ठ भाग है ये हमारा, दोनों पक्षों में हम कोण EPD जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर कोण EPD को हम LHS RHS दोनों में जोड़ेंगे, तो EPA प्लस EPD बराबर इधर DPB प्लस कर रहे हैं इसमें भी हम EP और D को।
ई पी ए और ई पी डी जुड़ के क्या बन जाएगा हमारा पूरा ये डी पी ए, डी पी ए। और इधर डी पी बी और ई पी डी, ये दोनों भाग जुड़ के क्या बन जाएगा ई पी और बी, ई पी बी। ठीक है, तो ये हो गया डी पी ए और इधर डी ई पी और बी, ये दोनों बराबर हो गए। हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम सर्वांकन करते हैं त्रिभुजों को। त्रिभुज जो हमको सिद्ध करना है डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांकन करना है। सबसे पहले ये लिख देते हैं हम कोण डी ए पी त्रिभुज के अंदर हमारा कौन सा कोण है, ये वाला कोण डी पी ए बराबर है किसके, ई पी बी के, ई पी बी के। कारण क्या है इसका, समीकरण नंबर 1 से किया हमने ये, अभी हमने ये किया है। फिर दूसरी चीज क्या है, ए पी बराबर बी पी, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। ये हो गई दो चीजें। तीसरा एक और कौन चाहिए, त्रिभुज डी ए पी का कोण 1 और इधर से कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी हमें दिया है। तो नियम कौन सा लगा है, ए एस ए, तो आप लिखेंगे ए एस ए नियम से त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के। डीएपी और ईबीपी जो सिद्ध करना था हमको एक भाग हो गया। दूसरे भाग के लिए आप क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है त्रिभुज ईबीपी के, इसलिए हम कह सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग परस्पर बराबर होंगे। इसलिए एडी बराबर है बीई के। कारण क्या है यहाँ पर, सीपी सीटी से। ठीक है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरह से आपको पूरा सवाल सिद्ध करना है। ठीक है, अब है 8वां सवाल। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी पर समकोण है, मतलब कि सी पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु एम है वो इस ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि ए एम और बी एम आपस में बराबर होंगे मध्य बिंदु की वजह से। और सी को एम से मिलाकर बिंदु डी तक आगे बढ़ाया गया है। सी को एम से मिलाकर बिंदु डी तक आगे बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। इस तरह से बढ़ाया कि ये जो डी एम है वो किसके बराबर है, सी एम के। तो आपको बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, डी को बी से मिला दिया हमने। फिर आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा बी एम डी के। दूसरे पार्ट में कोण ए बी सी एक समकोण लाना है आपको। तीसरे पार्ट में त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी, इन दोनों त्रिभुजों को भी सर्वांग सम करना है। और चौथे पार्ट पे लाना है कि सी एम जो है वो 1/2 होगा ए बी का। ये चारों पार्ट आपको सिद्ध करने हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में ये हमेशा बड़े क्वेश्चन में 6 नंबर या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो कैसा करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चारों भाग सिद्ध करने हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और कोण सी बराबर यहाँ पर है 90 डिग्री का है, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए एम बराबर बी एम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डी एम बराबर सी एम, ये भी आपको दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या क्या करना है, ये चारों भाग हमें सिद्ध करने हैं। तो ये सिद्ध करना है, हमें चारों पॉइंट्स वापस से आएंगे तो ये आप लिख लेना। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति में सबसे पहले हमको क्या करना है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। जिन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है उन दो त्रिभुजों को लेंगे हम त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में।
त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD को लेना है। त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज़ की या फिर 3 चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहला हमको दिख रहा है कि AM बराबर है किसके, BM के, कारण क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है इसलिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले बताया था छठा चैप्टर में, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वहाँ बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कोण AMC बराबर होगा BMD के शीर्षाभिमुख कोण, और तीसरी चीज CM बराबर DM, ये आपको दिया गया है। CM बराबर DM हमें दिया गया है। 3 चीज़ें आ गई हमारे पास में, पहली है भुजा, फिर कोण, फिर भुजा। SAS नियम से त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। सर्वांगसम हो गए त्रिभुज। दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है तो हम CPCT से क्या कह सकते हैं कि इसके संगत भाग सभी के सभी बराबर होंगे। तो दो भुजाएं तो वैसे ही बराबर थी, तो सर्वांगसम होने के बाद में तीसरी भुजा जो बची हमारे पास में AC बराबर BD, ठीक है, AC बराबर DB लिखेंगे CPCT से। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं काम आ सकता है ये। और कोण कौन कौन से बराबर हो गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्योंकि हमने त्रिभुज कौन सा लिया था, AMC और BMD। तो इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर है। इधर से ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं इसको नाम 1 और इसको नाम देते हैं कोण 2। इधर 3 बराबर 4 तथा कोण 1 बराबर कोण 2 व कोण 3 बराबर हो गया किसके, 4 के। कारण क्या है, ये भी CPCT से। समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। अब दूसरे भाग में क्या लाना है, DBC एक समकोण होगा। DBC आपको यहाँ पर बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण लेके आना है। C तो आपको दिया हुआ है, C समकोण दिया हुआ है, क्या लाना है, B पर समकोण लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लाने के लिए हमको यहाँ पर इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कोण 1 और कोण 2 यदि बराबर है तो ये कोण 1 और कोण 2 मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर Z बना रहे हैं एक, देख सकते हैं आप यहाँ पर Z बन रहा है। और Z कब बनता है, जब एकांतर कोण हो। एकांतर कोण कब होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं AC और DB को क्या लेके आएंगे, समांतर रेखाएं लेके आएंगे। समीकरण 2 से कोण 1 बराबर कोण 2 है। एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AC समांतर होगी किसके, DB के। समांतर रेखाएं होगी। अब जब दो रेखाएं परस्पर समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसका मतलब कि ये BC लाइन क्या है, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के एक ही और कौन से कोण बन रहे, B और C। तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने इन दोनों कोणों का योग बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है इसलिए या अतः कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग। ये कारण लिख दिया हमने, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें से C तो समकोण है ये पहले से, तो यहाँ पर C की जगह क्या लिख देंगे, 90। B प्लस 90 बराबर 180। तो यहाँ पे कोण B बराबर 180 में से 90 माइनस कर देंगे, कोण B बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। और हमें कोण B का पूरा नाम क्या लिखना है, B को हम क्या लिखेंगे, DBC। तो आप लिखोगे अतः कोण DBC एक
समकोण है, 90 डिग्री का कोण आ गया, इसलिए यह समकोण होगा। ठीक है, अब तीसरा भाग है हमारा त्रिभुज DBC को सर्वांग सम करना है ACB के। तो हम यहाँ पर त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम कैसे करेंगे वो देखो। त्रिभुज DBC और ACB में क्या क्या चीज़ें बराबर दिख रही है। एक तो हमें दिख रहा है कि ये BC भुजा दोनों में कॉमन है, तो हम सबसे पहली चीज़ ये लिख देते हैं कि BC बराबर BC दोनों में उभयनिष्ठ है। एक चीज़ तो आ गई। दूसरी चीज़ हमने अभी सिद्ध किया था कि कोण B और कोण C दोनों बराबर है, क्योंकि हम दूसरे भाग में क्या सिद्ध कर दिया, समकोण, और पहले से C समकोण था, इसका मतलब कि B और C दोनों 90-90 डिग्री के हो गए। कोण DBC बराबर है कोण ACB के प्रत्येक 90 डिग्री का आ गया है हमारे पास में। अब सेकंड पार्ट। फिर तीसरी चीज, समीकरण नंबर 1 में हमने सिद्ध किया था कि AC और DB दोनों भुजाएं बराबर हैं। AC सबसे पहले DBC लिखा है हमने, तो कौन लिखेंगे हम, DB बराबर इधर से AC, और कारण क्या है इसका, हमने उसको पहले ही नाम दे दिया था समीकरण नंबर 1, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से लिखा है हमने। ये कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, SAS नियम, तो आप लिखेंगे SAS नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो अब क्या क्या बराबर हो रहा है, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं DC बराबर AB, DC बराबर AB CPCT से। ठीक है, हमारा हो गया यहाँ तक थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट में हमको क्या लेके आना है कि CM जो है वो 1/2 होगा AB का, तो हम इसको समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे आगे काम आएगी। तो समीकरण नंबर 3 ले रहे हैं हम यहाँ पर। समीकरण नंबर 3 से क्या बराबर है, DC बराबर AB है। अब DC हमको जो सिद्ध करना है वहाँ पर AB की जरूरत है, तो AB को तो हमको यहाँ से नहीं हटाना है, इस DC को हटाना है। तो हम देख सकते हैं कि DC के 2 भाग हो रहे हैं, DM और CM। तो DC की जगह क्या लिख देंगे हम, DM प्लस CM बराबर AB लिख दिया। हमको वहाँ पर CM चाहिए, हमारे CM आ गया, हटाना किसको है, इस DM को। तो हम देख सकते हैं कि CM और DM आपस में बराबर है, तो इसका मतलब कि इस DM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CM। तो यहाँ पे DM की प्लेस पर लिख देंगे CM प्लस CM बराबर AB, और कारण लिख देना क्योंकि DM बराबर है CM के, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। CM प्लस CM 2CM बराबर AB। यहाँ पे ये 2 जो है वो गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में। तो CM बराबर ये 2 इधर से इधर आ रहा है, इसलिए 1/2 और ये AB, यही हमें सिद्ध करना था। CM बराबर 1/2 AB, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये चारों भाग सिद्ध करने हैं, और आप देख सकते हैं कि हर भाग को हम जो पहले सिद्ध किया उसको आगे कहने के काम मिले। समीकरण 1 भी काम आया हमारा, समीकरण 2 भी काम आया। तो आप डायरेक्ट चौथे पार्ट को प्रूव करना चाहो तो नहीं कर सकते, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि सब भाग एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।